साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके राइट्स को लेकर। साथियों, आज के टाइम पर एक कॉमन ट्रेंड हो गया है कि हम किसी व्यक्ति को अगर सिक्योरिटी चेक देते हैं तो वो हमारे चेक को जो है मिसयूज़ कर सकता है या करता है, और मिसयूज़ करते हुए वो अपनी मनमर्जी का अमाउंट भरता है, एक ऐसा अमाउंट जो हमने लिया ही नहीं है, एक ऐसा अमाउंट जो लीगल इन्फोर्सेबल डेट की परिभाषा में आता ही नहीं है। तो वहाँ पर कानून में आपके अधिकार क्या है, इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने सिग्नेचर को जो है एडमिट करते हैं चेक के ऊपर, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सेक्शन 139 एनआई एक्ट का जो है प्रिजम्पशन लागू हो जाएगा। तो अगर आपको अपनी लाइबिलिटी से एक्सकेप होना है तो वहाँ पर आपको ये साबित करना होगा कि यह डेट जो है वो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, बट इसके लिए पैरामीटर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, इसके लिए पैरामीटर है प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। तीसरी बात यह कि अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है परिवादी की और एक बड़ा अमाउंट भरकर वो केस करता है तो वहाँ पर इनकम टैक्स वर्सेस चेक केस का फेट क्या होगा, और इनकम टैक्स एक्ट कैसे हमारी हेल्प इन मामलों में कर सकता है। और चौथी बात, अगर किसी मामले में हम एक्विट हुए हैं और मामला हाईकोर्ट में गया है और हाईकोर्ट ने हमें कन्विट किया है तो वहाँ पर हाईकोर्ट की पावर क्या है इंटरफेरेंस करने की, एज फार एज सेक्शन 378 ऑफ CRPC इज कंसर्न। ये आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और इन पर डिस्कस करके हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आप जजमेंट का नाम जो है नोट कीजिए। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2023 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 46। राजा राम वर्सेस मरुथाचलम के नाम से इसका टाइटल है, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1978/2013। 18 जनवरी 2023 को ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया गया था। अब साथियों, इस केस के बेसिक फैक्ट्स पे आते हैं कि जो परिवादी है उसका केस ये था कि उसने कंसर्न अक्यूज्ड को कुछ पैसे जो है लैंड किए और उस पैसे के पेटे जो है उसने चेक दिए। जब चेक बैंक में लगाए ये चेक बाउंस हो गए। अल्टीमेटली मैंने केस फाइल कर दिया और कंसर्न जो अक्यूज्ड है उसने मुझे पैसों का भुगतान नहीं किया, और अल्टीमेटली जब ट्रायल चली तो किसी भी रूप में अक्यूज अपने केस को स्टैंड नहीं कर पाया, ऐसा परिवादी का कहना था। पर कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंसर्न अक्यूज ने रखे उस पर गौर फरमाया और ट्रायल कोर्ट ने कंसर्न अक्यूज को बरी कर दिया। अब वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे? सबसे पहला फैक्ट कि ये जो केस है वो टोटली कॉन्कॉक्टेड है और ये जो चेक है हमने किसी भी रूप में किसी भी अमाउंट को पे करने के लिए दिया ही नहीं है। उनका डिफेंस ये था कि हमने कंसर्न रेस्पोंडेंट की चिट फंड स्कीम में जो है इन्वेस्ट किया और हमने सिक्योरिटी चेक दिए। हम अनसक्सेसफुल बिडर रहे और हमें हमारा पैसा वापस चाहिए था। हमने कई बार इनको रिमाइंडर नोट लिख दिए, हमने चेक की डिमांड कर ली, पर इसके बावजूद भी इन्होंने चेक का जो है मिसयूज़ किया। एक मिसयूज़ तो करा इनके ब्रदर इन लॉ ने, जिनका नाम है नच्ची मुट्टू, और एक जो है इन्होंने खुद ने कर लिया और अल्टीमेटली ये केस को जो है फाइल कर दिया। साथियों, सारे फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने जो है कंप्लेंट को डिसमिस तो कर दिया, पर ये मामला जो है हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में जो कंसेंट एक्विटल था उसको रिवर्स करते हुए अक्यूज को जो है वो कन्विट कर दिया। ये फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट्स में कई फैक्ट्स जो है रखे गए, पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि ये जो चेक है हमने दिया है बट इट इज़ बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी टूवर्ड्स द चिट फंड स्कीम, जो कि सब्सक्राइब करवाई थी कंसर्न रेस्पोंडेंट ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये अनसक्सेसफुल बिडर रही और इसने अपने पैसों को रिटर्न मांगा तो उसके चेक्स को रिटर्न करने के बजाय, पैसों को रिफंड करने के बजाय उसके चेक्स का जो है मिसयूज हो गया। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो है रिकॉर्ड पर रखी गई इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, नंबर 1। दूसरी बात, जो ये कंसर्न चेक है वो है मैसर्स ब्रिंद्रा इंजीनियरिंग के, और ये जो फर्म है ये नॉन ऑपरेशनल थी 1997 से। तो ऐसी स्थिति में 1999 में इन चेक्स को देने का प्रेशर नहीं उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी बात है कि ये अकाउंट भी जो है क्लोज हो चुके थे, जिनकी पुष्टि भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। इनका ये भी कहना है कि ये कहता है परिवादी की भाई 3 लाख रुपए लैंड किए, जिसके पेटे प्रोमिसरी नोट जो है लिख के दिया, और अल्टीमेटली ये कहा कि भाई अमाउंट जो है मैं विद इंटरेस्ट जो है चुका दूंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न परिवादी है इसकी लैंडिंग कैपेसिटी नहीं है, और जब फाइनेंशियल कैपेसिटी पे कोई क्लॉग है तो उस सिनेरियो में जो बेसिक गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो कि साइड हुई हैं 2019 वॉल्यूम नंबर 5 SCC पेज 418 पे, वो यहाँ पर जो है लागू रहती है कि देयर इज नो मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट द कंसर्न कंप्लेनेंट इज हैविंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू लैंड सच द अमाउंट। और यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट है उनका कहना है कि जो जजमेंट है हाईकोर्ट का वो रीजन है। पर रिपिटल में उन्होंने एक बात ये कही कि यहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं है कि जो कंसर्न अक्यूज है वो कोई चेक जो है कंसर्न रेस्पोंडेंट को देगी और किसी डेट के पेटे देगी। जब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है
तो वहाँ पर कोई भी लीगल इन्फोर्सबल डेट को प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कई जजमेंट्स पर जो है रिलाई किया, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि जो भी एलिस डेट है उनको इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया गया। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेक्शन 118 और सेक्शन 139 एनआईटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात करते हैं प्रिजम्पशंस की, पर ये प्रिजम्पशंस एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिब्यूटेबल है, पर इसको रिब्यूट करने का पैरामीटर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, जिसका पैरामीटर है प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। मींस ऐसा सिस्टम रिकॉर्ड में लेकर आ जाए जिससे उसकी स्टोरी में जो है वो डाउट क्रिएट हो जाए। अगर मियाँ सस्पेशन भी आपने क्रिएट कर दिया और आपका ग्राउंड जो है वो स्ट्रांग है, तो उस स्टेडियम में आपको बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि फॉर दिस इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द अक्यूज टू कम इन द विटनेस बॉक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द अक्यूज टू प्रोड्यूस अ मटेरियल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसी स्थितियाँ उसने क्रिएट कर दी है कि वो कंसर्न परिवादी केस में डाउट क्रिएट कर सकता है, देन इट इज सफिशिएंट टू रेज अ क्लॉग ऑन द एलिस डेट सस्टेन बाय द कंसर्न कंप्लेनेंट। तो उन्होंने क्या कहा अपने फैसले में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस जजमेंट में जो रिलाई किया गया वो जजमेंट है 2019 वॉल्यूम 5 SCC पेज 418। कोर्ट ने क्या कहा कि वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ चेक इज एडमिटेड, इन दैट सिनेरियो सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट कम्स इनटू मोशन व्हिच मैंडेट्स अ प्रिजम्पशन दैट द चेक इज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेब्ट और लायबिलिटी। The presumption is reputable presumption. The onus is on the accused to raise the probable defense. The standard of proof is not the beyond reasonable doubt, but it is preponderance of the probability. To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on the material lead by him, or he could also rely on the material submitted by the complainant. But the key point is that the inference of probability can be drawn not only from the material brought on the record by the parties, but also by the reference to the circumstances upon which they rely. तो दोनों ही बातें जो है पॉसिबल है। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है स्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक लिबरल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सामान्य बात कह दें कि मैंने ये चेक दिया। नहीं, अगर जो बात आप कह रहे हैं उस स्टैंड को साबित करने के लिए कुछ सब्सटेंस या मटेरियल जो है फाइल पर होना चाहिए। अगर आपका सब्सटेंस या मटेरियल जो है फाइल पर है, तो उस सिनेरियो में आप जो है अपना एक प्रोबेबल डिफेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट ये आवश्यक नहीं कि वो मटेरियल आपका ही हो, भले ही मटेरियल जो है परिवादी का है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप जो है डाउट क्रिएट कर सकते हैं। And apart from that, it is not necessary for the accused to come in the witness box to support the defense. तो साथियों 139 N8 पे कोर्ट ने कहा कि ये मैंडेट करता है कि अगर चेक पर सिग्नेचर जो है एडमिट कर ली है, तो वहाँ पर प्रोबेबल डिफेंस क्रिएट करना पड़ेगा अक्यूज को और क्लॉक जो है इसको रेस करना पड़ेगा। बट इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो स्वयं जो है मटेरियल को प्रोड्यूस करे या वो स्वयं जो है विटनेस बॉक्स में आए। जो मटेरियल परिवादी का है उस पर वो जिरह करके अपना एक प्रोबेबल डिफेंस जो है वो रेस कर सकता है। यहाँ पर साथियों जो बेसिक लॉ है 2019 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मटेरियल फाइल पर है उसके कॉन्टेक्स्ट में अक्यूज ने प्रोबेबल डिफेंस जो है रेस किया कि जो कंसर्न परिवादी है उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। अब यहाँ पर जो अक्यूज अपीलांट है उसने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जो है सम्मन किया। यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी डॉक्यूमेंट फाइल पे है उसमें ये कहीं भी नहीं है कि एलिज अमाउंट जो है लैंड किया गया और एलिज अमाउंट के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्री क्रिएटर और डेटर की पोजीशन जो है फाइल पे दिखाई देती है। तो कोर्ट ने कहा कि जो एलिज ट्रांजेक्शन है जब तक शो नहीं है, तो इस स्थिति में ये नहीं मान सकते कि ये कंसर्न जो कंप्लेनेंट है उसकी कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, इवन जो उसका अर्निंग सोर्स है मीन्स एग्रीकल्चर इनकम, उसको भी रिटर्न में से शो नहीं करा है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि इसने किसी भी रूप में एक अकाउंटेबल एंट्री नहीं करी है। तो कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा, पैरा नंबर 20 के ऊपर, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द पीस ऑफ एविडेंस द लर्नेड ट्रायल कोर्ट फाउंड दैट इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द कंप्लेनेंट डिड नॉट डिस्क्लोज दैट ही लेंड द अमाउंट टू द अक्यूज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो एलिज्ड अमाउंट है इसका सोर्स क्या है ये भी कहीं डिक्लेयर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये लोन दिया है वो कैसे दिया है, किस इनकम से दिया है, जिस इनकम से देना बताया वो इनकम भी जो है रिटर्न में शो नहीं है, जिस कारण ये जो ट्रांजेक्शन है ये हाईली डाउटफुल जो है अपीयर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोमिसरी नोट जो है प्रोड्यूस हुए हैं और जो एग्जीक्यूट हुए हैं बाय द अक्यूज्ड, इसको भी जो है प्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज इट इज़ क्लियर दैट कि जो कंसर्न अक्यूज है उसने एक प्रोबेबल डिफेंस जो है वो क्रिएट किया है। और एक बात जो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी लिखावट जो है प्रोड्यूस करता है परिवादी कोर्ट में, चाहे वो एग्रीमेंट भी हो सकता है या प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसको चैलेंज कर दो। अगर आप चैलेंज नहीं करोगे तो वहाँ पर जो है आप धोखा खा जाओगे। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे लिखावट में है या हमारा लिखा हुआ है, तो उसको आपको निश्चित तौर पर सिविल कोर्ट में जो है चैलेंज करना है और उसको नल एंड वॉइड करने की प्रार्थना भी करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। और दूसरी बात यह है कि वो जो एलिज डॉक्यूमेंट है, भले वो एग्रीमेंट है या प्रोमिसरी नोट है जिसमें हमारा एक्नॉलेजमेंट है कि हम ये अमाउंट चुका देंगे, उसको आप चैलेंज करो और ये साबित करो कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्ज तैयार किया गया है और हमारे सिग्नेचर को जो है फॉर्ज किया गया है।
जब तक आप कोई क्लॉक क्रिएट नहीं करोगे तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट के सिनेरियो में आपके केस को जो है डैमेज कर सकती है। तो इस बात का विशेष जो है ध्यान रखो। साथियों, यहाँ पर बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार के जजमेंट पे जो है रिलाई किया परिवादी पक्ष ने। उनका कहना है कि अगर साइन एडमिटेड है तो चेक किसने भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, धारा 20 एनआई एक्ट का जो बेनिफिट है वो परिवादी को मिलना चाहिए। पर साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो है कोर्ट के सामने होते हैं तो वहाँ पर कोर्ट ये देखता है कि परिवादी जो है कितना सक्सेसफुल रहा टू प्रूव द केस। केस प्रूव करना है परिवादी को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। जैसे ही वो केस को प्रूव करेगा प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा 118 का। पर जहां पर आप साइन को एडमिट करते हो वहां प्रिजम्पशन ड्रॉ होता है सेक्शन 139 का। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि आप चेक पर साइन को एडमिट कर रहे हो, डिनाई नहीं कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये डिफेंस देखना पड़ेगा कि या तो चेक आपने बी को दिया है, उसने चेक जो है पास ऑन कर दिया कंसर्न व्यक्ति को, या आपने चेक जो है सिक्योरिटी पेटे दिया है। दोनों ही स्थितियों में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो चेक देने से पहले ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि वो चेक का केस कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब भी आपका चेक किसी व्यक्ति के पास में है, आपको ये लगता है कि वो चेक का मिसयूज कर सकता है, बी अलर्ट। तुरंत ही वकील के मार्फत जो है नोटिस दे दो कि भाई ये चेक सिक्योरिटी पेटे है, हमारे बीच कोई ट्रांजेक्शन नहीं था और आपने किसी ट्रांजेक्शन के पेटे ये चेक लिया था जो कभी अस्तित्व में आया नहीं। जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो कोई लीगल एनफोर्सेबल डेट ही नहीं है, तो जो आपने सिक्योरिटी पेटे इंस्ट्रूमेंट लिए हैं ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ये मुझे लौटा देवें। अगर आप इसका मिसयूज करते हैं या इसके पेटे की कानूनी कार्रवाई करते हैं तो मुझे फर्दर जो है कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत लेट जागते हैं, जब हम जागते हैं तब तक हमारी नैया जो है लुट चुकी होती है। तो आपको टाइम से जो है जगना पड़ेगा। साथियों, इस मामले में कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया, एज फार एज द पोजिशंस आर कंसर्न इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द हाई कोर्ट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि जब रिवर्सल करना है कोर्ट को अपने फैसले को, तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि देयर शुड बी अ ग्राउंड फॉर इंटरफेरेंस एंड देयर शुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग रीजनिंग। तो कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 29 में लिखा, differentiate fact between the criminal proceeding and civil proceedings in the present case is that while in criminal proceeding the complainant has failed to produce the promissory note, in the civil proceeding the complainant had proved the promissory note. The High Court found that civil appeals were required to be decided on the basis of preponderance of the probability. तो कोर्ट अपने फैसले के अंत में निष्कर्ष क्या लिखा कि सिविल केस और क्रिमिनल केस में ये डिफरेंस है कि इन क्रिमिनल केस जो कंसर्न परिवादी उसको केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट, पर सिविल केस में जो स्टैंडर्ड है वो है प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो जब अक्यूज को अपना केस बियॉन्ड डाउट प्रूव करना है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। देयर शुड नॉट बी अ ग्राउंड फॉर सस्पिक्शन। पर अगर अक्यूज को मटेरियल लीड करता है या जो मटेरियल लीड करा है परिवादी ने उसमें कोई सस्पिक्शन क्रिएट करता है और वो सस्पिक्शन ऐसा है कि वो सपोर्टेड है बाय सब्सटेंस और रीजन है, तो उस सिनेरियो में इस पर बिलीव करके अगर सस्पिक्शन है तो उस सिनेरियो में अक्यूज को जो है दोषमुक्त कर देना चाहिए। और ये सस्पेक्शन किसी भी वे में जो है क्रिएट हो सकता है, बट मियर सस्पेक्शन से काम नहीं चलेगा। देयर शुड बी सम सब्सटेंस और मटेरियल जिसके आधार पर हम कंक्लूजन्स को जो है वो ड्राइव कर सकें। तो साथियों, अंतोगत्वा कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए अक्यूज को जो है दोषमुक्त करने के ऑर्डर किए। तो साथियों, आज के इस जजमेंट से हम 5 कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कि कंसर्न चेक केसेस में परिवादी को अपना केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। जब तक बियॉन्ड डाउट वो प्रूव नहीं करेगा तब तक 118 एनआईएट का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप चेक पे साइन को एडमिट करते हो तो वहाँ पर सेक्शन 139 एनआईएट का प्रिजम्पशन जो है वो लागू हो जाएगा, जिसको रिब्यूट करने का ओनस जो है आपके ऊपर है। तीसरी बात, जैसे परिवादी पे बर्डन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप पर वो बर्डन नहीं है, आप पर बर्डन है प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी का, बट मियर डिनायल इज नॉट सफिशिएंट। ऐसे मटेरियल फाइल पर आने चाहिए जिसके आधार पर हम कंक्लूजन्स को जो है वो ड्राइव कर सकें। चौथी बात, इसके लिए अक्यूज को विटनेस बॉक्स में नहीं आना है और ना ही कोई मटेरियल प्रोड्यूस करना है। वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, बट अगर जो मटेरियल परिवादी ने प्रोड्यूस किया है उस पर वो जिरा करके डाउट जो है वो क्रिएट कर सकता है। और इस केस में कोर्ट ने माना कि इनकम टैक्स के हिसाब से लैंडिंग कैपेसिटी हो या सोर्स हो, ऐसा कोई मटेरियल जो है वो रख नहीं पाया है। तो जब तक कनेक्टिंग एविडेंस नहीं होगी फाइल के ऊपर तो उस सिनेरियो में एक प्रॉपर केस जो है नहीं मान सकते परिवादी के पार्ट पे। तो जो मटेरियल फाइल पर था उस पर एफिशिएंट जिरा करी और ये साबित कर दिया अक्यूज ने कि जो ये लैंडिंग है वो हुई नहीं है। अगर लैंडिंग होती तो वो आवश्यक रूप से जो है इनकम टैक्स एक्ट में शो करता। तो साथियों, इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि कानून जो है समय समय बदलता रहेगा। कई बार कानून ऐसे भी है कि इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कई बार ऐसे भी की रिक्वायरमेंट है, बट आपको अटैक करना है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी में। जो बंदा आपसे रिटर्न नहीं भरता, जो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, जिसके पास कोई लेजर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, अता पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं अक्यूज को, जिसका मतलब उसने कनेक्टिंग एविडेंस को जो है छोड़ दिया है आपके लिए कि आप जो है इसको खंडित करो। बट मैं ये कहता हूं कि खंडित करने की बजाय आप उस पर एटलाइन जिरा करो। अगर एटलाइन जिरा करी तो वो टुकड़े छूट ही नहीं पाएंगे।
जब कनेक्टिंग एविडेंस ही आपस में जुड़ नहीं पाएगी तो वहाँ पर एक प्रोबेबल डिफेंस जो है रेज होगा और डेफिनेटली जो है हमको उसका फायदा मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए कहता है कि मैंने बी को 1 लाख रुपये उधार दिए, एग्जांपल लेते हैं, तो ये उधार किस वर्ष में दिए ये आपको पूछना है, कैसे दिए, नंबर 2 इसका सोर्स क्या है, नंबर 4 वो करता क्या है, नंबर 5 वो रिटर्न भरता नहीं भरता है। और एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 269 एसएस जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो लैंडिंग करते हैं 20,000 से ऊपर की, वो कैश में नहीं हो सकती है, या कोई भी ट्रांजेक्शन 20,000 से ऊपर का वो कैश में नहीं होगा, इट शुड बी अकाउंट फॉर। और सेक्शन 271D में स्ट्रिक्टली है कि यहाँ पर प्रोविजन है फाइन की और पेनल्टी के। तो कहने की बात ये कि जब सरकारें इतनी स्ट्रिक्ट है और हम उस पर जेरे नहीं कर रहे हैं, हम उस पॉइंट को रिलीव कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो खामियाजा है वो हमको भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, कुल मिला के इन बिंदुओं को ध्यान में रखें और इन बिंदुओं की लाइट में जो है आप अटैक करें और एटलेन जो है जेरे करें, तो हमको एक राहत मिलने की जो है स्थिति कोर्ट से रहेगी। ये मत घबराएं कि फैसला क्या है, आपके कर्म आपके प्रयास जो है वो होने चाहिए एफिशिएंट। एटलेन जेरे का बेनिफिट क्या होता है कि परिवादी जो है प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है, और फाइनेंशियल अटैक जब उस पर होता है इनकम टैक्स के एंगल से इतना, तो वो छिन-मिन जो है वो हो जाता है। इसके अलावा आप जीएसटी के एंगल से अटैक करो, क्योंकि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उस पर प्रोटोकॉल लागू है जीएसटी के भी, अगर वो कोई प्रोफेशन भी कर रहा है तब भी उस पर लागू है जीएसटी के प्रोटोकॉल एक्सेप्ट द लीगल प्रोफेशन। तो कहने की बात ये है कि जो भी परिवादी है, अगर वो मनी लेंडर है या कोई बिजनेस कर रहा है, वो उधार देने की बात कर रहा है, तो इन सिनेरियो में हम उसको जीएसटी के पैरामीटर से भी कवर कर सकते हैं, इनकम टैक्स के पैरामीटर से भी कवर कर सकते हैं, और ये साबित कर सकते हैं कि ये एक हैबिचुअल पर्सन है, ये सरकार को धोखा दे रहा है और इसने एक अनअकाउंटेड मनी जो कि ब्लैक मनी है उसको चला के मार्केट में, और उसके पेटे हमारे दिए गए सिक्योरिटी चेक्स को मिसयूज करते हुए हमारे विरुद्ध जो है झूठा केस जो है संस्थगित किया है। तो अगर ये चीज़ें हम समझेंगे और इसके अनुसार में हम एक्ट अपॉन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, ये जजमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस जजमेंट को पूरा पढ़ें और इसकी लाइट में जिरे करें और अपने केस को स्टैंड बाय करें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।